जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दी आर्मी ब्रेड में। दोस्तों, ये चैनल केवल आपके सपोर्ट और केवल आपके प्यार से ही चल सकता है और केवल आपके सपोर्ट और आपके प्यार से ही चलेगा। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है, कृपया करके हमारे इस राष्ट्रवादी नैरेटिव को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका ये राष्ट्रवादी चैनल और ज्यादा आगे बढ़ सके और हमारा राष्ट्रवादी सोच हमारे और आपके जैसे और ज्यादा राष्ट्रवादी भाई बहनों तक पहुंच सके, ताकि हम एक इस मंच में संयुक्त रूप से इकट्ठा होकर अपनी बात कह सकें जो इस देश के निर्माण में आगे चल के मदद कर सके। तो दोस्तों, कृपया करके प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। मेरे सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि मेरे सारे भाई बहन हमारी इस वीडियोस को देखते होते हैं, पर वो ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारी हिम्मत और हौसला तो बढ़ता ही है, ये तो पता लगता ही है कि आप लोग हमारी वीडियो को कितना सराह रहे हैं और कितना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ हमारी वीडियो की रीच भी बढ़ती है, जिससे कि ये वीडियो जो है हमारे और आपके जैसे और ज्यादा राष्ट्रवादी भाई बहनों तक पहुंच सके। और प्लीज कमेंट में अपनी राय दीजिए वीडियो के बारे में और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उन सब बारे में, ताकि हम उन्हें फुलफिल कर सके। जय हिंद। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज आप इतना खुश क्यों लग रहे हैं, क्या बात है? बात ही ऐसी है, खुशी मिली मुझे इतनी कि मन में ना समाये। आज कुछ हुआ ही ऐसा है दोस्तों, ये सारी खुशी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मेरे समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत ही खुशी का फल है दोस्तों। अब मैं आपको मेरे को दोस्तों बताने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों, भारत को मिलने वाला है उसका न्यूक्लियर इतिहास का सबसे बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। आप समझ रहे हैं इस बात का कि मतलब क्या है, कि मतलब कि नेक्स्ट ऑफ द नेक्स्ट लेवल हमारा जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम जाने वाला है। ये कब पता चला आपको? ये अभी पता तो कुछ दिन पहले लग गया था, पर मैंने उसके बारे में रिसर्च नहीं करी थी क्योंकि मैं बिजी था या सब कुछ थे। हम सब जो है ईरान, इजराइल और यूएस वॉर के उस समय देख रहे थे। फिर अभी थोड़ा मिला है तो उसमें बाद में बात करेंगे। पहले जो खुशी है ये पहले अपने समस्त देशवासियों को देना चाहता हूं, जिसकी सोचा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि होमी बाबा का ये सपना पता नहीं कब पूरा होगा, जो उन्होंने 1950 में देखा था। ऐसा लग रहा था, रुक ही गया था। पर एकदम से अभी जो ये खबर निकल के आई है, सैल्यूट है मेरे तमाम देश के सारे मेरे साइंटिस्ट भाई बहनों को, जो दिन रात जाग के रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं और ऐसी खुशखबरी हमें देते हैं, ऐसे वो देते हैं कि जो सोचा नहीं था, जो एकदम से लगता है ना कि एकदम से पंख लगा देने वाली, हमारे न्यूक्लियर पावर को पंख लगा देने वाली जो है खुशखबरी निकल के सामने आई है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो हुआ है उसको कहते हैं कि हमने जो है एक तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमने बूस्ट कर दिया है। ये इतना अहम है कि आप समझ लीजिए कि एकदम नेक्स्ट लेवल पहुंच गया है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, भारत के तमिलनाडु में कल्पाकम में हमने एक न्यूक्लियर प्लांट बनाया है, जो काफी ना मतलब कि एक क्रिटिकल स्टेज तक, एक बहुत ही अहम स्टेज तक पहुंच गया है क्रिटिकलिटी। और ये इस रिएक्टर को डेवलप करा है हमारे ही देश के इंडिजीनियस, हमारे ही साइंटिस्टों द्वारा, हमारे ही भाई बहनों द्वारा, बिना किसी सपोर्ट के, बिना फॉरेन मदद के। और इसे डेवलप करा है इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च ने, जो कि अंडर में आता है एटॉमिक रिसर्च के अंदर। भारत के पास, हमारे देश के पास पूरी दुनिया का 30 से 50% जो है थोरियम है। समझ रहे दोस्तों? तो ये जो थोरियम है, हाँ, इंडिया में हमारे पास है। और मैं आपको बताता हूं ये थोरियम कितना पावरफुल है। ये थोरियम है क्या, पहले तो मैं आपको ये बताता हूं। अगर थोरियम से मैं आपको समझाऊं दोस्तों, तो पूरी दुनिया में जितना तेल है, प्लस आप उसमें ऐड कर दीजिए जितना पूरी दुनिया में यूरेनियम है, प्लस जितनी पूरी दुनिया में नेचुरल गैसेस हैं, प्लस आप उसमें पूरी दुनिया में जितना चारकोल है, कोल है और इन सबको अगर आप मिला दे, इन सबसे जितनी एनर्जी निकलेगी उससे कहीं ज्यादा एनर्जी जो है वो थोरियम में है। मतलब इन सबको मिला के कई गुना थोरियम में? हाँ, कई गुना थोरियम में है। इतनी ज्यादा एनर्जी है थोरियम में, इसीलिए भारत की मिलिट्री
को जो है स्ट्रांग होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया के उस खजाने में बैठे हैं कि मतलब कि पूरी दुनिया का आप समझ लो जो एनर्जी है भविष्य की जो एनर्जी है पूरी दुनिया के पास जितनी अभी वर्तमान में जो लड़ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा एनर्जी का जो है 50% केवल हमारे पास है। ठीक है, भारत की कितनी भी आप वेल्थ लगा लो, आप जंगल लगा लो, कोयले लगा लो, नदियां लगा लो, सोना चांदी तांबा लोहा, पहाड़ों पे कितनी जड़ी बूटियां हैं। सब कुछ लगा लो, वो कंबाइन जो वेल्थ बनेगी ना, वेल्थ है उससे कई गुना वेल्थ जो है थोरियम में है। तो एक इतना बड़ा वो है और इसी पे मैं आपको जो है खुशखबरी देना चाहता था और इसी पे जो है बात करनी थी कि हमारे देश के, हमारी भारत माता के बेटों ने, बेटियों ने, हमारे भाई बहनों ने, हमारे साइंटिस्टों ने जो ये तमिलनाडु में ये जो प्लांट निकाला है थोरियम का, दोस्तों जबरदस्त है, अनबीटेबल है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं एक एक करके। और जो मतलब कि आप ये समझ लीजिए, ये जो थोरियम है अगर ये हमारे ओमी बाबा जी का ये जो सपना था, अगर ये हमारे भाई बहन, साइंटिस्ट भाई बहन इसे मिलकर पूरा कर लेते हैं तो हम जो है वर्ल्ड की जो है एनर्जी कैपिटल बन जाएंगे। अब एनर्जी मतलब वेल्थ और वेल्थ मतलब पावर, सारा पावर का ही तो खेल है। सारा खेल तो पावर का ही है। दोस्तों जो होमी बाबा ने सपना 1950 में देखा था, देखिए कितना विजनरी माइंड रहा होगा वो, है ना, जिन्हें होमी बाबा, जिन्हें हम अपने फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक है कहते हैं ना प्रोग्राम का। तो उन्होंने ये सपना 1950 में देख लिया था कि, और उन्होंने उसके लिए जो है 3 स्टेज प्लान भी बनाया था कि किस तरीके से है हम जो है वो करेंगे। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको थोरियम की पावर समझाता हूँ कि पावर कितना है। आप समझिए, आप सोच के चलिए कि 10,000 टन है कोल से मिलती है, उतनी एनर्जी जो है 500 किलो यूरेनियम से मिलती है। ठीक है, और जितनी एनर्जी इन दोनों से मिलती है उतनी एनर्जी 62 kg 500 ग्राम जो है थोरियम से मिल जाती है। तो दोस्तों हमारे 3 स्टेप न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो है नींव रखी थी, उन्होंने उसके लिए जो है 3 स्टेप्स बनाए थे कि किस तरीके से हम फर्स्ट स्टेप में करेंगे और किस तरीके से सेकंड स्टेप में करेंगे और किस तरीके से हम थर्ड और फाइनल स्टेप में पहुंचेंगे। तो आइए दोस्तों इन पूरे होमी बाबा जी के जो 3 स्टेप हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। पहला, जिसमें पहली स्टेज थी कि हम यूरेनियम बेस जो है रिएक्टर बेस करेंगे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर के थ्रू। इसके साथ हम करने वाले थे प्यूरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। सेंटर फ्यूज में यूरेनियम का प्यूरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, और रिएक्टर। ये तो था फर्स्ट फेज। फर्स्ट स्टेज में जब हम उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे दोस्तों, तो हमें उसमें मिलेगा U-238 एंड U-235। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट स्टेज। ठीक है, आइए दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। और दोस्तों सेकंड स्टेज में आता है, तो दोस्तों सेकंड स्टेज में आएगा ब्रीडर रिएक्टर्स और हैंडल टू प्लूटोनियम फ्यूल। ठीक है, जिससे हमें मिलेगा U-233। ठीक है दोस्तों, ये है सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में हम बनाएंगे ब्रीडर रिएक्टर फॉर थ्योरम, और ये थ्योरम के लिए होगा जिसमें थ्योरम जाएगा और उसका आउटकम हमको निकलेगा U-233। ठीक है, जो यूरेनियम का ही एक तरफ से आप मान लिए कि एक रूप है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले थोरियम है क्या। थोरियम एक फिजाइल मटेरियल है और दोस्तों U-233 से बनेगी बिजली। ठीक है, और आने वाले 10 से 20 साल के अंदर ये जो है बिजली जो है ये 100% थोरियम से बनाई जाएगी। और हमारी जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमारी जितनी भी एनर्जी की जरूरत है, वो सारी इन सब एनर्जी की सोर्स जो है वो थोरियम होगा। आप दोस्तों कल्पना कीजिए, आपके पास कोई ऐसी गाड़ी, ऐसा जहाज या ऐसा वो है जिसमें आप पेट्रोल डाल रहे हैं और उसमें, और आप गाड़ी को जितना चला रहे हैं उसमें पेट्रोल कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप समझिए इस तरीके का फ्यूल जो है हम
एनर्जी सोर्स बनाएंगे। आप सोचिए, आपके पास एक इलेक्ट्रिक कार है, आप उसे जो है चार्जिंग में लगाते हैं, उसमें आप पानी डालते हैं तो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। जितना ज्यादा आप उसे चलाते हैं उतनी ज्यादा जो है एनर्जी निकलती रहती है और आप चलाते जाते हैं। तो आप सोचिए, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि एनर्जी सोर्स के बारे में, हमारे घर की, हमारे पूरी दुनिया की जो भी एनर्जी की जरूरत है वो सारी पूरी हो सकती है। तो सोचिए दोस्तों, ये कितना बड़ा और कितना क्रांतिकारी जो है ये क्षण है और ये मूवमेंट है। और सैल्यूट है हमारे सारे देशभक्त साइंटिस्टों को, जो दिन रात मेहनत करके, और वो मेहनत जो किसी को नजर नहीं आती, जो पर्दे के पीछे दिन रात इस देश को आगे बढ़ाने पे लगे रहते हैं। सैल्यूट है उन होमी बाबा को जिन्होंने 1950 में ये सोचा और ये विजन लेके आए और उसको कंटिन्यूसली आगे जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी ने भी कंटिन्यूसली करा। होमी बाबा जी के सपने को अब्दुल कलाम जी ने आगे बढ़ाया और अब्दुल कलाम जी के सपनों को हमारे ये जो साइंटिस्ट भाई बहन है ये सब आगे बढ़ा रहे हैं और दिन रात मेहनत करके उसे पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक सैल्यूट तो हमारे इन सभी साइंटिस्ट भाई बहनों के नाम पे बनता है और दिल से गर्व होता है। और सही कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जय जवान जय किसान और जय जय विज्ञान, क्योंकि आने वाली भविष्य की कुंजी इसी विज्ञान में छुपी है। तो दोस्तों, सभी को बधाई हो। भारत के न्यूक्लियर इतिहास में भारत को मिलने वाला है अपना, तमिलनाडु के कलपक्कम में मिलने वाला है भारत को अपना न्यूक्लियर अब तक की इतिहास का सबसे बड़ा बूस्ट। और भारत के तमिलनाडु के कलपक्कम में जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक बहुत ही अहम स्टेज तक पहुंच चुका है दोस्तों, जिसे कहते हैं क्रिटिकल रिएक्टर। और सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये क्रिटिकल रिएक्टर जो है डेवलप किसने किया है। तो ये क्रिटिकल रिएक्टर जो है बिना किसी की मदद लिए हुए इंडिजीनियसली हमारे साइंटिस्टों ने डेवलप करा है। और ये डेवलप हुआ है इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, जो ये अंडर में आता है, एटॉमिक रिसर्च के अंडर आता है, यानी कि मतलब समझ लीजिए भारत सरकार के अंडर आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे भाई बहनों ने जो है ये डेवलप कर लिया। अब और ये किस तरीके से काम करता है, क्या होता है, किस तरीके से चलता है, जितनी रिसर्च मैं अपने सोर्सेस द्वारा पता करके कर पाया हूं वो सारी मैं आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, इस तरीके की रिसर्च को करने में बड़ी मेहनत लगती है, रात रात भर जाग के जो है पूरी रिसर्च करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आगे की जानकारी मैं आपको देता हूं। और हमारे उन सभी साइंटिस्ट भाई बहनों के लिए जय हिंद, वीडियो के कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो जो हमारा ये जो एटॉमिक प्लांट है ये पहुंचा है क्रिटिकलिटी स्टेज में। तो ये होता क्या है, इससे पहले हम समझते हैं एक न्यूक्लियर उसमें प्लांट में होता क्या है। न्यूक्लियर प्लांट के कोर में जो है हम रखते हैं एक हैवी मटेरियल। अब हैवी मटेरियल के लिए मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि आप ये मान के चलिए कि जैसे एक इतना बड़ा पीस लोहे का है, ठीक है, उसका वजन 250 ग्राम है, और उतना ही बड़े पीस यूरेनियम का वजन है 1 किलो 250 ग्राम होगा, यानी कि 125 किलो होगा। तो मतलब ये हो गया भारी, है ना। लोहा इतना भारी है, लंबाई उतनी ही है उस धातु की, पर उस धातु का वजन लोहे से ज्यादा है। ठीक है, तो वो उसके कोर में, न्यूक्लियर रिएक्शन के कोर में रखा जाता है यूरेनियम, जो कि होती है भारी धातु। के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, यूरेनियम का वजन जो है वो लोहे से 4 गुना होता है। जो इतना भारी एटम होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है, मतलब जो अंदर का जो एटम का हिस्सा होता है वो अनस्टेबल रहता है, बहुत ज्यादा भारी होने के कारण जो है लोहे से 4 गुना भारी होता है। तो जो इतना भारी जो मटेरियल होता है वो अनस्टेबल होता है। वो जो इतना भारी जो एटम होता है वो अपने खुद के वजन को जो है उठाने में, कैरी करने में असमर्थ होने लग जाता है। मतलब कि ये अनस्टेबल हो जाता है। मतलब कि ये जो यूरेनियम का जो हैवी मेटल है ये टूटने के कगार में होता है, अगर आसान शब्दों में आपसे कहूं। और एटम के टूटने के प्रोसेस को हम कहते हैं, आप सब जानते हैं, फिशन, यानी कि एटम टूट गया। दुनिया के अधिकांश दोस्तों जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो इसी फिशन के प्रोसेस पर काम करते हैं। और दोस्तों, इसी से अधिकतर न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं। और अगर आप बात करेंगे हाइड्रोजन बम की, तो ये इससे अलग होता है। तो दोस्तों, इसी फिशन के दम पे जो है न्यूक्लियर एनर्जी बनती है।
ठीक। तो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर में दोस्तों इसको क्या करा जाता है, इसके एटम के टूटने के फ्रिक्शन को जो है स्टेबल कर दिया जाता है कि वो अपने आप जो है अपनी एनर्जी से चलता रहे, और वो बिना किसी बाहरी मदद के, बिना किसी बाहरी फ्यूल के ये जो है लगातार अपने आप चलता है। इसी को कहते हैं क्रिटिकलिटी, जहां पे हमारा तमिलनाडु वाला न्यूक्लियर प्लांट पहुंच गया है। तो दोस्तों जानते हैं ये क्रिटिकलिटी आती कैसे, कोई चीज अपने आप कैसे चल सकती है लगातार, मतलब कि अपने आप ही चल रही है बिना उसके ना भारी मदद के, वो किस तरीके से चल रही है, उसमें बिना फ्यूल डाले वो किस तरीके से चल रही है, आइए इसे जानते हैं। तो दोस्तों ये ऐसा हो कैसा सकता है कि कोई चीज अपने आप चलती रहे और अपने आप एनर्जी को लगातार प्रोड्यूस करते रहे। अगर देखें तो पहली नजर में तो ये ऐसा लगता है कि ये तो फिजिक्स के लॉ के एकदम खिलाफ जा रही है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि होता क्या है कि मतलब कि कोई भी चीज जो है वो एनर्जी निकलती है और एनर्जी जो है वो यूज होती है और उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, ये तो फिजिक्स है। तो दोस्तों इस क्रिटिकलिटी के पीछे जो है एक एटॉमिक रिएक्शन होता है। आइए जानते हैं उसी एटॉमिक रिएक्शन के बारे में। ये रिएक्शन तब शुरू होता है दोस्तों जब एक भारी एटम टूटता है, जैसे कि यूरेनियम। अब जब ये यूरेनियम टूटता है तो दोस्तों इस फ्रिक्शन से जो है यूरेनियम तो टूट जाता है और इससे दो चीजें निकलती हैं, ठीक है, दो हैवी आइटम निकलती है। आप इसे इसी तरीके से समझिए कि हम अगर किसी चीज से द्वारा अगर हम किसी को तोड़ते हैं तो मतलब कि आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि हम जैसे कांच को ही तोड़ते हैं या कोई हम किसी भी चीज को प्लास्टिक या कुछ भी तोड़ते हैं तो बड़े टुकड़े तो निकलते हैं पर उसके साथ कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी निकलते हैं। तो दोस्तों जो ये एटम्स टूटते हैं उनके साथ जो है एटम्स तो निकलते ही हैं, पर इनके साथ साथ दो उन बड़े टुकड़ों दो छोटे एटम के साथ जो है 2 से 3 न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं और ये न्यूट्रॉन्स जो है ये काफी तेजी से निकलते हैं। आप जानते हैं कोई भी चीज जो मूव करती है तो उनमें एक काइनेटिक एनर्जी होती है। ये सभी जो है ये सारी बातें तो हम सब ने ही जो है अपनी 10th क्लास में पढ़ी होगी ऑलरेडी फिजिक्स में। तो वही जो काइनेटिक एनर्जी जो है इनके टूटने से निकलती है। अगर ये जो निकलते हैं अगर ये दूसरे यूरेनियम के पार्टिकल से टकरा जाते हैं तो ये उनको भी तोड़ देते हैं। जब वो एटम टूटेंगे तो और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और जो वो और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे वो और एटम्स को तोड़ेंगे और इस तरीके से दोस्तों ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि हर बार जो है टूटे, कई बार इसमें जो है कि इम्प्योरिटी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे आपको याद हो कि वो बता रहे थे कि एक जो वेपन ग्रेड का यूरेनियम होता है उसे इनरिच करा जाता है 60+ से ऊपर 90+ है और उसमें ताकि वो चेन रिएक्शन टूटे ना, वो कंटिन्यूसली चलते रहे, ठीक। कभी कभी जो वो न्यूट्रॉन निकल रहा है हो सकता है वो उस पर टकराए ना, कभी हो सकता है कि उसमें इतनी एनर्जी ना हो कि वो उसे तोड़ पाए, है ना। तो इसीलिए जो है उसे इनरिच करा जाता है कि प्योरिटी लाई जाती है ताकि वो हर बार जो है वो सही पार्ट जो है उससे टकराए और जो है वो चेन रिएक्शन कंटिन्यूसली चलता रहे, ठीक। और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों इसमें 3 चीजें होती है। पहला ये तो कि मतलब कि वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा कि उन न्यूट्रॉन्स में इतनी एनर्जी ना हो कि वो दूसरे जो है एटम को तोड़ पाए और उससे और ज्यादा न्यूट्रॉन्स निकल सके, फर्स्ट स्टेज। और सेकंड में बात करेंगे। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि रिएक्शन इतना फास्ट हो जाए कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, है जैसा कि न्यूक्लियर बम में होता है। अब बात करेंगे थर्ड स्टेज। और फिर आती है तीसरी स्टेज जो हमारे साइंटिस्ट भाई बहनों ने अचीव करी है। वो क्या है कि उसमें जो रिएक्शन आता है उसे हम कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब कि वो उतना टूटता है जितना हम चाहते हैं, वो स्टेबल चलता रहता है एक ही प्रोसेस में कि जितना हम चाहते हैं वो कंट्रोल में रहता है। वो है थर्ड स्टेज जो हमने अचीव करी है तमिलनाडु में। ये चलता रहे कि वो निकले और वो टकराएं और निकले और टकराएं और वो स्टेबल उसमें चलता रहे। किसी भी स्टेज में ऐसा ना हो कि वो जो है काबू से बाहर हो जाए। तो जब हम इस स्टेज को पा लेते हैं तो वो क्रिटिकलिटी वाली स्टेज जो है आ जाती है जो हमने अचीव कर ली है। तो हमेशा हमारे कंट्रोल में रहे, वो कभी भी अनस्टेबल ना हो। जैसे हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यूसली टूटते रहे पर उनका जो टूटने का प्रोसेस और टूटने की स्टेज जो है वो हमारे कंट्रोल में रहे, यही हम चाहते हैं। इसी को हम कहते हैं क्रिटिकलिटी, ठीक है ना, जो स्टेज जो है जो हमको चाहिए। और किसी भी रिएक्शन में ना इस स्टेज को करना सबसे ज्यादा मुश्किल माना गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल काम यही है कि आप जो है वो उनके एटम्स के टूटने के प्रोसेस को, उससे निकलने वाले न्यूट्रॉन्स के प्रोसेस को है और प्रोटॉन के प्रोसेस को आप जो है वो कंट्रोल कर पा रहे हैं एकदम। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि ना मुश्किल का काम है, इसे हर कोई नहीं कर सकता और बहुत ही कम देशों के पास जो है ये क्षमता है।
और गर्व की बात यह है, ये क्षमता हमारे वैज्ञानिकों ने अपने दम पे बिना किसी बाहरी मदद के, बिना किसी बाहरी रिसर्च के अपने आप अपने अनुभव से डेवलप्ड करी है। दैट्स द पॉइंट। और इस स्टेज में क्या होता है दोस्तों, यहां पे आपका रिएक्शन कंट्रोल में भी रहता है, ठीक है, कंटिन्यूसली भी रहता है और सेल्फ सस्टेन भी रहता है कि वो अपने आप ही जो अपने लिए बनाता जा रहा है और आपके कंट्रोल में भी है और लगातार भी है। अब बात करते हैं आगे की, थोड़ा और डीपली समझते हैं। और दोस्तों इससे आप जो है कंटिन्यूसली जो है एनर्जी निकाल सकते हैं। और इसका मतलब यह है कि ये हमारा ये जो तमिलनाडु में कल्पकम में जो रिएक्टर है, इससे हम पा सकते हैं, हम लगातार जो है कंटिन्यूसली एनर्जी निकाल सकते हैं, यानी कि जो है वो स्टडी एनर्जी देता रहता है हमको और वो कंटिन्यूसली मिलती रहती है और बार बार उसे बाहर से फीड किए बिना, ठीक है ना, या उसमें डाले हुए इंस्ट्रक्शन करे बिना वो लगातार जी कंटिन्यूसली अपने साइकिल और रिदम में चलता रहता है। आइए जानते हैं होता कैसे है। दोस्तों अब तक आपको मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब ये सवाल आता है कि ये एनर्जी आ कहां से रही है। तो अब बात करते हैं कि ये एनर्जी कहां से आ रही है। तो दोस्तों आइए इसको जानते हैं और इसको जानने के लिए हमें दो और टर्म समझने पड़ेंगे, फिसाइल मटेरियल और फिसाइल मटेरियल। अब इनके बारे में बात करते हैं। ये वो मटेरियल होते हैं दोस्तों जो खुद से न्यूक्लियर फिशन कर सकते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन टकरा जाता है और ज्यादा उसको डेवलप करता है, एटम को तोड़ता है और जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया था और वो निकालता है और चलता रहता है। और सबसे फेमस मटेरियल है यूरेनियम 235 और U-239। तो ये दो मटेरियल सबसे ज्यादा फेमस है और इन्हीं से न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनता है, ये तो आपको पता होगा, क्योंकि दोस्तों यहां पे हम बात कर रहे हैं सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। और अब आते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, ये होते हैं फर्टाइल मटेरियल। तो दोस्तों जानते हैं फर्टाइल मटेरियल क्या होता है। जो फर्टाइल मटेरियल होते हैं फिशन नहीं कर सकते, अगर आप उनमें न्यूट्रॉन मार देंगे तो वो टूटेंगे नहीं, लेकिन इनमें एक खासियत होती है जो इन्हें फर्टाइल मटेरियल बनाता है। आइए जानते हैं वो क्या है। तो जानते हैं दोस्तों वो क्या प्रोसीजर होता है जिससे हम फर्टाइल मटेरियल को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं फिसाइल मटेरियल। सबसे पॉपुलर मटेरियल है यूरेनियम 238 और एक और है, उसके बारे में हम बात करते हैं और टॉपिक के उसमें थ्योरियम, ठीक है, जिसके बारे में अब बात करते हैं थ्योरियम के बारे में। तो दोस्तों बात यह आती है कि फर्टाइल मटेरियल को एक्टिवेट कैसे करा जाए, यानी कि उसे फिशन मटेरियल कैसे बनाया जाए। अब जानते हैं कि फर्टाइल मटेरियल फिशल मटेरियल कैसे बनेगा, ठीक है। अब जानते हैं कि फर्टाइल मटेरियल फिशल मटेरियल कैसे बनेगा। जब फर्टाइल मटेरियल फिशन करता है तो उससे न्यूट्रॉन निकलते हैं और जब ये न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और ये जाके जो है फिशल मटेरियल से टकराते हैं और ये कंटिन्यूसली टकराते रहते हैं धीरे धीरे करके, तो ये इसे कन्वर्ट कर देते हैं फर्टाइल मटेरियल को किसमें, फिशाइल मटेरियल, ठीक। ये बहुत ही कंट्रोल, कॉम्प्लिकेटेड, प्रिसाइज जो है फॉर्मूला है जिसमें बहुत ही संयम और बहुत ही दक्षता की जरूरत पड़ती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे अधिकतर देश दुनिया में मास्टर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें फ्यूल केवल यूज नहीं होता, जब जितना ज्यादा फ्यूल को यूज करते हो उतना ज्यादा फ्यूल प्रोड्यूस भी होता रहता है। कि इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई ऐसी बाइक है या कोई एक ऐसी कार है जिससे आप जितना ज्यादा चला रहे हैं उससे उतना ज्यादा जो है फ्यूल जनरेट होता जा रहा है। मतलब कि आप चलाते जा रहे हैं और वो खत्म होने की जगह उसमें जो है फ्यूल जो है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये फ्यूल होता रहता है ऐसे वैसे फर्टाइल मटेरियल फिशाइल मटेरियल में बदलता रहता है। जैसे जैसे आप यूज करते रहोगे वैसे वैसे वो बढ़ता रहेगा, ठीक। और जो इसको करने वाला जो प्रोसेस को जो करता है उसको कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसमें ये प्रोसेस होता है, FBR। और इसी FBR की बात जो है सारी दुनिया कर रही है, जहां पर हम क्या करते हैं, FBR फ्यूल ही नहीं बनाता है बल्कि फ्यूचर के लिए और ज्यादा फ्यूल जो है वो पैदा कर देता है, ठीक है। ऐसा रिएक्टर तो हर कोई लेना चाहेगा ना, ऐसा FBR तो हर कोई लेना चाहेगा जिसमें हम जिसे जितना ज्यादा यूज करें उतना ज्यादा उससे और ज्यादा एनर्जी और ज्यादा फ्यूल निकलता रहे। पर ये जितना अच्छा लगता है ये बनाना उतना ही मुश्किल है। गर्व की बात है हमारा देश भारत है विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसने बना लिया है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि FBR।
और यही रिएक्टर बनाया गया है भारत के तमिलनाडु में। यानी कि दोस्तों ये रिएक्टर जो है फ्यूल को कंज्यूम ही नहीं करता, ये फ्यूल को कंज्यूम करते करते और ज्यादा फ्यूल पैदा करता है, फर्टाइल मटेरियल को जो है फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट करता रहता है कंटिन्यूसली, जिससे कि और ज्यादा जो है वो एनर्जी जनरेट होती रहती है। तो इसका मतलब ये है वो अपने लिए ये फ्यूल जो है और ज्यादा तैयार भी करता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ ये करता कैसा है। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों इसको कि ये किस तरीके से करता है। तो दोस्तों अगर आपको अब तक यहां तक अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट में जय हिंद लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और पूरी वीडियो देखेगा, आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो आइए जानते हैं ये एफबीआर काम कैसे करता है। जो हमारे कल्पकम में जो रिएक्टर बना है, इसके रिएक्टर के मेन में होता है फ्यूल, और वो फ्यूल में होता है हमारा प्लूटोनियम 239। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने आपका है इसमें जो रखा जाता है 239, और इसके चारों तरफ जो लेयर लगाई जाती है इसके कोर में जो मैंने बताया, तो उसमें लगाई जाती है थोरियम 232 की। और दोस्तों यही जो लेयर है थोरियम की, यह कहलाई जाती है ब्लैंकेट, मतलब कि ये जो है उसे पूरी तरीके से कवर करके रखता है अपने अंदर। ठीक है, अंदर जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी है। ठीक है, अब उसके बाहर क्या है, थोरियम लगा हुआ है। सेंटर यानी कि कोर में जो है प्लूटोनियम जो है फ्रिक्शन करता है। प्लूटोनियम आप जानते हैं एक फिसाइल मटेरियल है, यानी कि ये टूटना शुरू करता है। और होता क्या है दोस्तों, जब ये टूटता है तो एनर्जी के साथ बहुत सारे न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। और ये न्यूट्रॉन जो है ये दो डायरेक्शन में काम करते हैं। ठीक है, पहला तो ये अपने आगे की तरफ जाते हैं और दूसरा ये है जो है बाहर की तरफ जाते हैं। ठीक है, पहला जैसे मैंने बताया आगे की तरफ जाते हैं, ये और ज्यादा जो है तोड़ते रहते हैं एटम को, ये मतलब कि फिशन करते रहते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, ये बाहर की तरफ जाते हैं, मतलब कि किसकी तरफ, थोरियम की तरफ जाते हैं, और ये थोरियम को जो है कन्वर्ट करते रहते हैं किसमें, जो अंदर की तरफ जाते हैं वो कंटिन्यूसली जो है तोड़ते रहते हैं ताकि और ज्यादा जो है वो प्लूटोनियम पैदा होता रहे। और जो बाहर की तरफ जाते हैं वो जाके टकराते हैं थोरियम से, और जब वे थोरियम के साथ जाके टकराते हैं तो ये क्या पैदा करते हैं, ये पैदा करते हैं 232। जैसे मैंने बताया ये ऑलरेडी जो है आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये यूरेनियम का ही छोटा एक ग्रुप है। ये इसे हिट करते हैं तो ये जो है क्या, जो एक फर्टाइल मटेरियल था ये एक फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट होने लगता है, और जो थोरियम 232 होता है वो बन जाता है यूरेनियम 233। उन जो है न्यूट्रॉन्स के टकराने से जो अंदर कोर से कुछ तो अंदर जा रहे थे, जो फ्रिक्शन बना रहे थे, जो बाहर की तरफ जा रहे थे वो थोरियम से टकरा रहे थे, और वो थोरियम से टकराने के बाद जो है वो उसे कन्वर्ट कर दे रहे थे यूरेनियम 230। और थोरियम जो है दोस्तों बन जाता है 233 यूरेनियम 233। यानी कि मतलब थोरियम खुद तो एनर्जी नहीं दे रहा है, पर उन न्यूट्रॉन्स के टकराने से वो बन जा रहा है यूरेनियम 233, जो कि एक फिसाइल मटेरियल है, और ये तब्दील हो जा रहा है एक वैल्यूएबल फ्यूल में। दोस्तों रिएक्टर के अंदर यूरेनियम 238 भी हो सकता है, यानी कि जो एब्जॉर्ब करके प्लूटोनियम 239 में भी कन्वर्ट होता रहता है। यानी कि इस रिएक्टर में दो काम हो रहे हैं, यानी कि प्लूटोनियम से एनर्जी बन रही है और थोरियम से है नया फ्यूल जो है वो जनरेट हो रहा है। और यही कारण है दोस्तों कि इसे कहा जाता है ब्रीडर रिएक्टर, कि ये ब्रीड कर रहा है ना, बना रहा है ऑटोमेटिकली। ये रिएक्टर जितना फ्यूल यूज करता है उससे कहीं ज्यादा फ्यूल जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब हमारे लिए गर्व की बात यह है कि भारत की जो है एनर्जी सप्लाई जो है, जो एनर्जी जो है वो शिफ्ट होने के कगार पे है। मतलब कि जहां पे दुनिया डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस इन सब चीजों के पीछे लड़ रही है, कर रही है, वहां पे हमारी जो एनर्जी सप्लाई है वो शिफ्ट होने के कगार पे है, मतलब कि प्रोसेस पे है थोरियम बेस पे, और पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा थोरियम हमारे पास है। तो दोस्तों इसके लिए हमारे देश के लिए एक पैगाम भी है, एक खुशखबरी भी है कि हम सब लोगों को जो है एक्टिव होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया इतनी आसानी से ही हमको ये सब हासिल करने देगी, ठीक है ना। अब देखिए कि साम दाम दंड भेंट हर तरीके से दुनिया अपनाएगी, वो कोशिश करेंगे कि हम जो है इसे ना कर पाए और आगे ना बढ़ा पाए। हमारी थोरियम को जो है
निकालने से रोकने की कोशिश करे, अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट करने की कोशिश करे, देश को अनस्टेबल करने की कोशिश करे हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीजें आगे भविष्य में सामने आएगी। तो हम सब देशवासियों को, सब राष्ट्रभक्तों को एक साथ होकर इस मिशन को आगे बढ़ाना है, ताकि हम जो है वर्ल्ड की एनर्जी कैपिटल बन सकें। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो देश तेल के लिए इतना लड़ रहे हैं, वो भारत को ऐसा होते हुए तो नहीं देख सकते ना। तो कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र करेंगे, कभी इन्वायरमेंट के नाम पे प्रोटेस्ट करेंगे, कभी किसी चीज के टाइम पे प्रोटेस्ट करेंगे, कभी मछुआरों को लिए प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये थ्योरियम है, ये समुद्र के किनारे वाला जो हमारा कोस्टल एरिया है वहां पे पाया जाता है। तो अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट होंगे, इन सबसे हमें सावधान रहना है। और दोस्तों, कल जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात करी थी, और अभी तक दोस्तों ये सीज फायर वाली बात जो है ना मेरे को खटक रही है। एक होता है ना कि जब आप जियो पॉलिटिक्स को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, कंटिन्यूसली देखते हैं, तो कुछ चीज जो होती है जो आपको जो है ना कि खटकती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं वार मॉन्गर हूं, मैं वार चाहता हूं, पर मुझे ये जो सीज फायर है ये हजम नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों मेरा इंटरनली इंट्यूशन जो है ये कह रहा है कि ये सीज फायर जो है, ये जो इन्होंने सीज फायर कर रखा है, ये मुश्किल से 2-3 महीने भी चल जाए तो बहुत बड़ी गनीमत होगी। मुझे नहीं लगता ये होने वाला है और ये रहने वाला है, ये जल्दी ही खत्म होगा। भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान करे मैं गलत साबित हूं, पर मेरा इंट्यूशन जो है ये कह रहा है। तो दोस्तों, आप प्लीज बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसे लगी। अगर आपको अच्छा लगा और आपको ये मेरे द्वारा की गई ये रिसर्च है जो मैंने काफी मेहनत करने के बाद जो है ये पूरी इसमें डीप स्टडी करी और पूरा जो है इस रिसर्च को करके आपके सामने लाया हूं, आपको कैसे लगी प्लीज, अगर आपको अच्छी लगी तो सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इसमें हमारी सोसाइटी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही इस थ्योरियम के लिए काम करने के लिए। और हमें लगता है, मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एक जो है थोड़ा सा कदम उठाना चाहिए। ये जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो टेक्नोलॉजी है इसे सुगम बनाना चाहिए। किस तरीके से, जैसे कि ये मेरी राय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मैं जानता हूं कि मेरी राय कोई मायने नहीं रखती है, मेरे से ज्यादा बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो है वो मौजूद है, पर मुझे लगता है कि एनसीईआरटी के सिलेबस के थ्रू जिस तरीके से हम अपनी क्लास 10 से जो है बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करते हैं, उसमें ही एक छोटा सा पार्ट जो है थ्योरियम का बेसिक नॉलेज का रखना चाहिए और उसे क्लास के हिसाब से धीरे धीरे करके उसे अपडेट करना चाहिए है। और जो जाते हैं उनको जाना है करना चाहिए कि ताकि हमारे भविष्य में जो वैज्ञानिक निकले, जो बच्चे निकले, उनका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो और किस तरीके से आगे बढ़े और अच्छे तरीके से काम कर पाए और हम होमी बाबा के सपने को जल्द से जल्द पूरा कर पाए और भारत को एनर्जी कैपिटल बना सके। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। प्लीज आपसे अनुरोध करता हूं, आप जो है हमें सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा, कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ इस वीडियो का विराम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय हिंद, नमस्कार।